जिंक, सल्फर, यूरिया, पोटास और डीएपी, और उसके साथ में है इमिडाक्लोप्रिड। तो हम लोग तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया है, वो सारी चीज़ें मिलाकर डाल दे रहे हैं। अब कौन सा खाद मिलाना चाहिए, कौन सा नहीं मिलाना चाहिए, वो बात हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे जो मेरे पीछे धान लगी है बहुत छोटी छोटी है, तो ये धान लगभग 5 दिन की है लगी हुई, और यहाँ पे जो है थोड़ी बड़ी हो गई है, ये 8 दिन की है, और उधर और थोड़ी पीछे, इससे पीछे लगभग 10-15 दिन पहले की लगी हुई धान है। इसका मतलब ये है कि धान में कोई निश्चित समय भी नहीं है कि कितने दिन की धान में हम किस प्रकार का खाद डाल रहे हैं और नहीं डाल रहे हैं। खाद एक ही प्रकार का है, अब वो चाहे धान अभी लगी हो 5 दिन पहले या वो धान बहुत दिन पहले की लगी हो, हम तो खाद डाले दे रहे हैं। और यहाँ पे सामने से अपना स्वराज आ रहा है खाद लेके, और कूदता फांदता हुआ स्वराज इधर आ गया है। बस भैया गड़ा मत दैयो। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब गड़ाएगा लूँ नहीं गड़ा यार, कुछ खादों को मिला कर डालो, कुछ खादों को मिलाना नहीं है। रिम झिम पानी आया, साथ में अपने टानिक लाया। यूरिया निकल चुका है बोरी में से बाहर, और यूरिया निकलने के बाद में यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखो मोनो जिंक, जिंक सल्फेट और मोनो हाइड्रेट, बड़ी डिज़ाइन से लिखा है उन्होंने। इसमें जिंक 33% है, सल्फ़र 15% है, और जिंक इडिटा है जी। और यहाँ पे सल्फ़र अलग से भी है, सल्फ़र 80% WG में। इसका मतलब सल्फ़र का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद में हमारे पास और भी चीज़ें हैं, पर सबसे पहले यूरिया की कट्टी खुल रही, तो मैं आपको यूरिया के बारे में ही बता देता हूँ। तो साहब यूरिया जो है वो उसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो है वह हरियाली लाता है, पौधों को बढ़ाने का, पत्तों को बढ़ाने का काम करता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। उसके बाद में यूरिया का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि यह कई प्रकार के रोग और कीटों को आकर्षित करता है अपनी ओर, और इसके इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा धान में BPH रोग लगता है। और वो रोग अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारी धान छोटी है। जब कल्ले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और 50 दिन से ऊपर की जब हमारी धान हो जाती है, तब इसमें BPH रोग और जो भी अगले रोग हैं उनके नाम याद नहीं है मुझे, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, तो आप पिछली वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। और धान के लगने के बाद में यूरिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन धान को चाहिए रहती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, जड़ों के विकास के लिए। और उसके बाद में देखो हमारे जो अजय भाई हैं वो खाद खींच के आ गए हैं, और उधर पीछे चल दिए हैं, वो क्या पता कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में हमने लिया भैया इमिडाक्लोप्रिड, जो कि हम यूरिया में अच्छी तरह से मिला देंगे। और इमिडाक्लोप्रिड की लगभग 1.5 बाटल हम 6 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि हम लोग जो जड़ में केंचुए हैं, निमेटोड वगैरह हैं, जो भी जड़ जनित चीज़ें हैं, उनसे हम लोग निजात पा सकें। अब इसको राजेश भाई बहुत अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देखो, ये इनने हिलाया पानी मिला के इसमें, और ये सारा का सारा जो खाद है इसको हम अभी तुरंत फुरत में ही डाल देंगे, क्योंकि ये सब पसीज जाएगा। और जब हम सारे के सारे खादों को मिलाते हैं आपस में, तो ज़्यादा देर उसको रखना नहीं चाहिए, तो उनका असर ख़त्म हो जाता है, कुछ एक दूसरे से क्रियाएं करके वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए हम जल्दी से मिला देंगे। और पहला कारण तो ये है हमारा खादों को एक साथ मिलाने का, कि जो लेबर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 500 से 350 रुपये के बीच में लेबर ले रही है एक दिन का चार्ज।
खेत में खाद डालने का। तो इसके लिए हम लोग एक ही बार में सारा का सारा खाद जो है, जो मैंने आपको बताया है, वो हम डाले दे रहे हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बता दिया है, हम तीसरी चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। देखो राजेश भाई यूरिया में इमीडा मिलाने में लगे हुए हैं, और जब तक हम उधर घूमे आते हैं वो भाई लोगों के पास मिला हुआ खाद रखा हुआ है, और वो वहाँ से मिला हुआ खाद खेत में डालने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र पत्ते बढ़ाता है, जड़ों का कुछ हद तक विकास करता है। एक प्रकार का सल्फ़र फफूंद नाशक भी है, बहुत बढ़िया वाला। सल्फ़र से ग्रीननेस आती है, और सल्फ़र जो है वह बहुत ज़्यादा हद तक तना सड़न में सहायक होता है। सल्फ़र तना सड़न में सहायक होता है, और उसके बाद में जो राखड़ होती है, राखड़ यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, वो क्या होती है, जड़ पकड़ और जड़ के फैलाव में सहायक होती है। ऐसे ही जिंक भी सहायक होती है। तो राखड़ यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, उसे तो हम डाल नहीं रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया सिंगल सुपर फास्फेट को। इसके बाद में हम जिंक की बात कर लें। जिंक जो है वह बहुत हद तक जड़ पकड़ में सहायक होती है। उसके बाद में जिंक से खेरा रोग नहीं होता है। जिंक में क्या होता है कि जो बीच वाली पत्तियां रहती हैं, सेंटर की पत्तियां, जिंक की कमी से वो पत्तियों में धारियां आ जाती है, पीली पीली, ग्रीननेस कम हो जाती है, और पौधा सूखने लगता है। पौधा जड़ से भी सूखता है। पौधा बीच वाली जो पत्तियां रहती है, मतलब जो पुरानी भी नहीं और नई भी नहीं, जो बीच वाली पत्तियां हैं वो सूखती हैं, और धीरे से पूरा पेड़ सूखने लगता है जिंक की कमी से। तो जिंक होना बहुत ज़रूरी है, और इस समय पे हम जिंक सिर्फ 33% में डाल रहे हैं, और नेक्स्ट अगर कोई छिड़काव करेंगे और मन हुआ तो हम जिंक थोड़ी ज़्यादा मात्रा वाली भी डाल देंगे उसमें। तो जिंक जो होती है भाई साहब, वो बालियाँ निकलते समय जो सूखी बालियाँ निकलती हैं, और भदर जिसको हम बोलते हैं, बालियों में भदर आ जाना, भदर वालियों में भी सहायक होती है। तो जिंक की तो धान में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब राजेश भाई अपने खोल रहे हैं पोटास की कट्टी। और पोटास के बारे में आपको बताऊं मैं, तो पोटास बीमारियों से लड़ने में, पौधे की बढ़वाह करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, और यह कीड़ों से लड़ता है, और इसकी कमी से बालियों में दाने कम बढ़ते हैं। पोटास की कमी से बहुत कम दाने बढ़ते हैं। भदर की शिकायत इससे भी होती है, दाने कम बढ़ते हैं इसलिए। और पोटास का एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाया, ये बिल्कुल लाल रंग का है और बहुत ज़्यादा मिर्ची जैसा हाथ पैर में जलन करता है ये पोटास। तो पोटास की एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा इसको। और पोटास जो है वह जड़ पकड़ में बहुत सहायक होता है, और तना गलन में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसको डालने से तना नहीं गलता है धान का। और इसके बाद में यह पौधों को गिरने से बहुत ज़्यादा हद तक बचा लेता है। मतलब इससे जो धान के, ये बोलना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, पटेरे, तना, ये इसको मोटा कर देता है तनों को, तो इससे गिरते नहीं हैं। और ये हमारी धान है जिसमें कि अभी तक हमने खाद नहीं डाला है, आज से ही स्टार्टिंग करा है खाद डालना। तो राजेश भाई सल्फ़र डालने लगे हैं, उनके खिचड़ी जो बना रहे हैं वो मिक्सिंग वाली खिचड़ी। उस कुछ धान है वो जो 15 दिन पहले की लगी हुई है, कुछ धान जो है वो 5 दिन पहले की लगी हुई है, और जो धान हमारी जिसमें 20-22 दिन हो गए हैं लगे हुए, उस धान में तो हमने अभी खाद डाला ही नहीं है, और मैं तो उस खेत में बहुत दिन से गया भी नहीं हूँ। तो हम देखेंगे कि खादों को एक साथ मिलाकर डालने से, और ज़्यादा दिन की धान में खाद डालने से, और कम दिन की धान में खाद मिलाकर डालने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम धान में 3 बार जो खाद डालते हैं वह कौन कौन सा खाद डालें, किस किस मात्रा में डालें। और उसके बाद में देखो, मैं जो करता हूँ आपको अलग बताता हूँ कि मैंने ये किया है, उससे क्या घाटा है और क्या फ़ायदा है। और जो नियम है, जैसे कृषि विभाग की ओर से नियम है, या अन्य जो वैज्ञानिक है, फसलों के वैज्ञानिक, उनके जो नियम है,
उस हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा, और मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की ये ब्लॉगिंग अच्छी लगेगी, आप इसको शेयर करेंगे। आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय राम जी की।